मीरा टीवी पर आई न्यूज़ देखकर रोते हुए बिहान को फ़ोन कर रही थी। पर बिहान मीटिंग में होने की वजह से अपना फ़ोन साइलेंट कर रखा था, जिस वजह से उसे अंदाज़ा भी नहीं था किसी बात का। मीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बिहान की माँ कहती हैं, तो मुकुल को फ़ोन करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। और उसे कहो कि बिहान जहाँ भी कहीं भी है, उसे कहे कि अभी घर फ़ोन करे। वहीं अपनी माँ के कहने पर मीरा मुकुल को फ़ोन करती है और मुकुल 2 घंटे के बाद ही मीरा का फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि बहुत कम ही होता था जो मीरा उसे फ़ोन करे, और करती भी थी तो किसी ज़रूरी काम होने पर भी। मुकुल फ़ोन उठाकर हेलो कहता ही है कि मीरा की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर मुकुल भी परेशान होकर कहता है, मीरा, मीरा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? घर पर सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? बोलो मीरा। अच्छा बताओ तुम हो कहाँ? मैं अभी आता हूँ। पर रोना नहीं। मुकुल मीरा के रोने की आवाज़ सुनकर ही परेशान हो गया था, इसलिए मीरा के रोने की आवाज़ सुनकर उसे जो समझ आया वही बोलता चला गया। और वहीं मुकुल की बात सुनकर मीरा रोते हुए कहती है, मुकुल भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। मीरा की बात सुनकर मुकुल को एक तसल्ली मिली थी कि उसके आगे की बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, जब उसने सुना कि जिस मॉल में आज वो गए वहाँ बम विस्फोट हुआ और आरिका उस मॉल के अंदर अब तक थी, जबकि वो घर आ गई थी। मुकुल खुद भी परेशान हो गया। तभी मीरा की आवाज़ आई, मुकुल भाई, भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। प्लीज़ उनको बता दीजिए, उनसे कहिए मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। और यह कहकर वो रोते हुए बोली, अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मीरा की बात सुनकर मुकुल उसे अच्छे से समझाता है और कहता है, आरिका ठीक होगी। फिर फ़ोन रख देता है। उसे अपना और बाकी सबका ख्याल रखने को बोल। उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पहले उसकी बहन का गायब होना, और जब उसकी बहन की तलाश के लिए वो लोग आरिका तक पहुंचे तो ये बम विस्फोट। वो अब अपनी बहन की कड़ी को आरिका से जोड़ रहा था। फिर एकदम से अपने दिमाग के घोड़ों को शांत करते हुए कहता है, इसके बारे में बाद में, पहले बिहान को बताना पड़ेगा। मुकुल जल्दी से उस जगह गया जहाँ ये मीटिंग हो रही थी, और मुकुल एकदम से गेट खोल कर अंदर आया। और उसके अंदर आते ही सब उसकी तरफ घूर कर देखने लगे, क्योंकि वो लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस कर रहे थे, जो मुकुल के अचानक से इस तरह से अचानक आने की वजह से उनकी बातों के बीच अपनी डिस्टरबेंस की वजह से बात इनकम्प्लीट रह गई। वहीं बिहान का भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। क्या कुछ देर पहले उसके किसी दोस्त ने उससे ये नहीं कहा था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसे किसी भी हालत में अपनी इस मीटिंग को अटेंड करना ही है? तो फिर कैसे वो इस तरह से बीच मीटिंग में आ सकता है? मुकुल सबकी नज़रों में, सबकी आंखों में खुद के लिए सवाल और नाराज़गी देख चुका था, इसलिए वो सबके सामने बहुत ही रिस्पेक्टली कहता है, आई एम रियली सॉरी एवरीवन, बट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मिस्टर बिहान सिंह राजावत से, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़। बिहान एक नज़र मुकुल की तरफ देखता है, जो सारे क्लाइंट की तरफ मुस्कुराकर देख जरूर रहा था, पर चेहरे पर परेशानी थी जो बिहान की नज़रों से नहीं छुपी। इसलिए वो सबकी तरफ देखकर कहता है, हम ये मीटिंग जल्दी कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप सब प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। और बिहान सिंह राजावत को गलतियां और गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं, इसलिए मैं आप सबसे भी गलती की उम्मीद नहीं करता। सब बिहान की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं, और उन सब के जाते ही मुकुल कुछ कहने को होता है कि बिहान कहता है, रिलैक्स सिट। और यह बोल वो बाहर रखा एक पानी का गिलास लेकर मुकुल को देते हुए कहता है, पानी पी लो, बिना बात की परेशानी पालोगे तो ऐसे ही परेशान हो गए, वो भी उन लोगों के लिए जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना मतलब। मुकुल बयान की बात सुनकर कहता है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि मैं क्या कहने आया था? मुकुल की बात सुनकर बयान अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, ऑफ कोर्स आई नो एवरीथिंग, इसलिए तो कह रहा हूँ रिलैक्स। वो हमारी कुछ नहीं लगती, और जो हमारा कुछ नहीं लगता उसके जीने या मरने से हमें फर्क भी नहीं पड़ता, राइट? और वैसे भी इस दुनिया में हर सेकंड कोई ना कोई मरता है, जिनकी गिनती एक दिन में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, तो इसमें हम हर किसी के लिए तो परेशान नहीं हो सकते ना। म्यान की बात सुनकर मुकुल हैरान था। उसे पता था इस बम विस्फोट और आरिका के बारे में, उसके बाद भी इतना शांत और इस तरह की बातें। वो अब थोड़ा गुस्से में कहता है, जानता हूँ तो उसे पसंद नहीं करता,
और जिस वजह से शादी किया वो भी जानता हूँ। पर हम अगर अपने घर में कोई जानवर भी पालते हैं ना, तो उससे भी लगाव हो जाता है। और तू, माने या ना माने, वो लड़की अब तेरी पत्नी बन चुकी है, बंधन जुड़ चुका है उसके साथ। इतना कुछ हो गया और तुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सच कहूँ, आज तक समझ नहीं आया कि मेरी बहन को तुझसे प्यार कैसे हो गया। तुम दोनों की सोच तो आग और पानी जैसी थी। जहां उसे किसी के दर्द से दर्द होता, तुझे लोगों को दर्द में देखकर कभी सोचा है वो मिलेगी और उसे पता चलेगा तो क्या वो खुश होगी? नहीं है ना? वो अभी, हाँ नहीं है ना? और क्यों नहीं है? इन बहनों की वजह से ही नहीं है। जानता है, तू सब कुछ जानता है ना? फिर क्यों इतनी फिक्र उसकी? वो लड़की तेरी कुछ नहीं लगती, पर वो तो लगती है ना, तेरी भी तो बहन है ना। वो फिर कैसे उन लोगों के लिए फिक्र कर सकता है, तू जिसकी वजह से हम दोनों उससे दूर हैं? बोल मुकुल, क्यों इतनी फिक्र? बंधन जुड़ा जरूर है, पर पूरी जिंदगी जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे तोड़ने के लिए, वो भी बुरी तरह से। बहुत खुशी मिलती है ना लोगों से उनकी खुशियां छीनने में, तो मैं उनकी जिंदगी से हर खुशी छीन लूंगा और इतना दर्द लिखूंगा कि जिंदगी से ज्यादा मौत की दुआ मांगेंगी दोनों। अब जा यहाँ से, और फिक्र करनी है तो कर उसकी, पर मुझे नहीं उसकी फिक्र, क्योंकि मुझसे मेरे प्यार को दूर करने वालों की फिक्र मैं नहीं करता, बल्कि सजा देता हूँ। मुकुल बयान की बात सुनकर कहता है, इसका मतलब यह सब तूने? जिस पर बयान गुस्से से कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसी छोटी मोटी सजा नहीं देता, बल्कि तड़पाना पसंद करता हूँ, और उसके लिए मैं दूसरों की जिंदगी का सहारा नहीं लेता। पर लगता है इन लोगों ने दुश्मनी इतने पाल रखे हैं कि हर कोई दुश्मनी निभाने चला आता है, और होगा इस बार भी कोई जो अपनी दुश्मनी निभाएगा। और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, बल्कि खुशी है मेरे करने से पहले ही कोई इतना कुछ कर गया। ध्यान की आरिका के लिए इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मुकुल हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। उसे सच में नहीं पता चला था कि बिहान ने इस हद तक अपने अंदर नफरत पाल रखा है। मुकुल बिहान को इतने गुस्से में देखकर कहता है, मैं जानता हूँ बिहान की तू उससे नफरत करता है, पर किसी के लिए इतना भी गलत नहीं करना चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में तुम्हें खुद के कहे शब्दों पर अफसोस हो। क्योंकि वक्त तो बीत जाता है, पर शब्द रह जाते हैं। और सच कहूँ, मैंने आरिका को बस एक बार ही देखा है, पर उसके चेहरे पर जो मासूमियत देखी है ना मैंने, मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ कुछ भी गलत करना तो दूर, गलत करने का सोच भी सकती है। वरना तू ही सोच कि वो तेरे साथ इस तरह का शादी में क्यों बनती, जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, और जो महीने हैं उनमें भी उससे तेरी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, और सच हमारे सामने होकर भी अनदेखा है। मैं नहीं जानता कि मैं कितना सही कितना गलत हूँ, पर मुझे आरिका को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इंसान गलत है। मुकुल के मुंह से बार बार आरिका का जिक्र और उसकी साइड लेते देख विहान अपने होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट लिए मुकुल की ओर देख कर कहता है, क्या बात है? मतलब जिसे ठीक तरह से तेरी मुलाकात भी नहीं हुई, उसे इतना समझने लगा है तू? मेरा उसके साथ किया तुझे गलत लग रहा है? वो सही, और तेरा बचपन का दोस्त तुझे आज गलत लग रहा है? यहाँ तक अपनी खुद की सगी बहन तक को भूलने के लिए तैयार है तू उस लड़की के लिए, जिसकी वजह से तू अपनी बहन और मैं अपने प्यार से दूर हुआ। और फिर तालियां बजाते हुए, वाह मुकुल सिंह वाह, मतलब तूने तो आज एक नई मिसाल कायम करने की सोच रखी है। अपनों को छोड़ दूसरों की फिक्र तुझे होने लगी है। फिर मुकुल के करीब आकर कहता है, कहीं उस लड़की की खूबसूरती तेरी आंखों में तो नहीं चढ़ने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी एक झलक ही मेरे दोस्त को उसके अपनों से बगावत करने के लिए बहकाने लगी? क्यों, मैं सही हूं ना? अरे अगर ऐसी बात है तो ले जा उसे, एक रात के लिए कर लेना अपने भय के दिल को काबू, और रात रंगीन। इसके लिए इस तरह से हाइपर होने की क्या जरूरत है? अरे दोस्त है तू मेरा, और वो भी बचपन का। तू कहे तो बहुत जल्दी उसे तेरे सामने कर दूंगा, फिर कर लेना हर हसरत पूरी। चटाक, और इसे एक आवाज के साथ विहान की आवाज बंद हो गई और चेहरा एक तरफ हो गया। विहान को मुकुल ने थप्पड़ मारा था, विहान सिंह राजावत को, जिसकी तरफ कोई एक उंगली करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था, और करता तो उंगली हाथ सहित अलग करने का दम रखता था। विहान, वो अपने ही दोस्त के हाथों थप्पड़ खाकर भी शांत था, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपना चेहरा ऊपर कर एक तंज भरी मुस्कान लाते हुए कहता है, देखा, आज उस लड़की ने हम दोनों के बीच ऐसी दरार खींच दी कि आज तूने मुझ पर हाथ तक उठा दिया।
फिर 2 कदम पीछे होकर कहता है, वारी औरत, किसी ने सही ही कहा है कि एक औरत चाहे तो अपनों कोई बेगाना बना सकती है, जैसे आज। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो दर्द दूंगा ना कि तड़प उठेगी। इस थप्पड़ का हिसाब अब मुझसे होगा। विहान की बात सुनकर मुकुल को भी एहसास होता है कि अपने गुस्से में उसने क्या किया। अपने भाई जैसे बचपन के दोस्त पर हाथ उठाया। वो भी क्या करता। विहान की बातें ही ऐसी थीं कि मुकुल जो हमेशा से शांत रहता था, आज बयान की बातें उसके गुस्से को हवा दे गईं, जिस वजह से उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मुकुल कहता है, मैंने थप्पड़ पता है क्यों मारा? इसलिए कि तू तो मेरा दोस्त है। तो तू मुझे इतना ही समझा? मेरी बातों को तूने इतना गलत समझा? कभी बैठकर सोचना आज की बात को। आज अगर आरिका की जगह तूने किसी और के साथ भी मेरा नाम इस तरह के शब्दों के साथ जोड़ा होता, तो कसम अपने महादेव की कि यह थप्पड़ उस वक्त भी पड़ता। अपने गुस्से में तू ध्यान इतना भी अंधा मत हो जा कि समझ ना आए सही और गलत के बीच कुछ। पता है, अब तक मुझे लगता था कि आरिका शायद गलत नहीं है, पर अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी सोच के हिसाब से निकले और उस दिन तुझे अपने कहे शब्दों का एहसास हो। फिर तुझे समझ आए कि तूने आज क्या, किसके सामने और किसके लिए कहा। आज तेरे गुस्से ने एक लड़की को बाजारू तक बना दिया, जो किसी के बिस्तर पर आ सकती है। छी, मुझे आज तेरी सोच पर घिन आ रही है। बयान, घिन आ रही है। अब तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सारी सच्चाई सामने आए और उस बेचारी को तेरी कैद से आज़ादी। मुकुल अपनी बात बोलकर वहां से चला जाता है, पर पीछे छोड़ जाता है अपने गुस्से की आग में जल रहे बिहान को। बिहान का गुस्सा अब हद पार कर रहा था, जिसे उसे किसी भी तरह से बाहर करना था। और इसके लिए था, अपने गुस्से को कम करने के लिए जरूरी था किसी को दर्द देना। और दर्द किसे देना था, वो अच्छे से जानता था। इधर दूसरी तरफ एक बंद कमरे में एक लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसके हाथ पैर में जंजीर बंधे थे और उन जंजीरों से हाथ पैर से खून निकल रहा था। उस लड़की के मुंह से मुश्किल से शब्द निकल रहे थे और वो शब्द थे, पानी। एक शब्द को कहने के लिए उसे कितनी कोशिश करनी पड़ रही थी, ये उसके मुंह से निकले टूटे फूटे शब्द बता रहे थे। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और 2 कदम उस कमरे के अंदर आते हैं। उस लड़की के कानों में किसी के आने की आहट से वो मुश्किल से अपनी नजरें सामने की ओर करती है और अपने सामने देखकर वो डर जाती है। इतना डर जाती है कि जिस शरीर में बिल्कुल दम नहीं था, उस परछाई को देखकर भी उस लड़की का शरीर डर से कांप गया। उस बंद कमरे के अंदर जैसे ही वो परछाई ने कदम रखा, उस दर्द से और प्यास से बेहाल लड़की का कमजोर शरीर डर से कपकपाने लगा। और जैसे जैसे वो परछाई उसके करीब आई, उस लड़की की हालत डर से इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गई, जिस वजह से उसकी बगल में कुछ दूर पर रखी खाने की थाली जो स्टील की थी, लड़की के अचानक से उस तरफ गिरने की वजह से थाली का एक हिस्सा उस लड़की के सर पर लगा, जिस वजह से एक कट लग गया और वहां से खून आने लगा। अब तक वो परछाई उस लड़की के बेहद करीब आ गई थी और उस लड़की को एक नज़र देख, उसकी इस हालत को देख मुस्कुराया। चेहरे पर एक अलग तरह का मास्क लगा था, जिसमें आंखें और होठ नजर आ रहे थे और पूरा चेहरा ढका, जिस वजह से उस इंसान की हंसी देखी जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात, उस आदमी की चाल ढाल से पता चल रहा था कि यह कोई आदमी है। वो आदमी अपने पंजों के बल उस लड़की के पास बैठता है और अपने एक हाथ से उस लड़की के चेहरे को अपनी तरफ कर उसकी ओर देखने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी काफी खतरनाक थी। और फिर कुछ सेकंड के बाद वो बोलता है, कौन कहेगा कि यह वही चेहरा है जो कुछ महीनों पहले तक लोगों की आंखों को सुकून पहुंचाता था, और आज इसके खुद की जिंदगी से सुकून का नामो निशान मिट चुका। जिसके खाने के लिए हजारों सेब थे, उसकी पसंद का ख्याल रखने के लिए उसे मुश्किल से सांसें चलने के लिए खाना दिया जाता है, ताकि जिंदा तो रहे पर मौत से बदतर जिंदगी हो। कौन कहता है कि जिसने अपने हाथ में सोने के अलावा कभी कुछ नहीं पहना, आज उसे इन लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा गया है? कौन कहेगा जिसकी खूबसूरती लोगों की धड़कनें बढ़ा दिया करती थी, उसकी यही खूबसूरती आज उसकी इस सजा की हकदार बनी? वारे किस्मत, किसी की जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और यह बात इस लड़की पर सही बैठती है। कहा, महलों की राजकुमारी आज महीनों से इस बंद कमरे में कैद है और बाहर के उजाले को देखने की से इजाजत नहीं। फिर वो बेदर्दी से उस लड़की के गालों को मसलते हुए कहता है, पर क्या करूं, मैं अपने इस दिल का, बहुत बुरा लगता है तुझे इस हाल में देखकर, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं। मुझे तो तुझे छूने की भी इजाजत नहीं थी, पर देख आज तू मेरे सामने है
और तेरे शरीर पर जो ये दर्द के निशान है, ये मेरे दिए हुए हैं। यकीन कर, इस दर्द को देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर इससे भी बड़ा दर्द देने में और भी अच्छा लगता है, जो तू फिर एक बार महसूस करने वाली है। और इसके साथ ही वो आदमी उस बेहोश लड़की के ऊपर उसकी बेहोशी की हालत में भी उस पर हावी हो जाता है। और करीब 1 घंटे बाद उस लड़की के कपड़े जो उसके शरीर पर बहुत बुरी स्थिति में थे, उसे इसी तरह से छोड़कर गेट के पास आता है और एक नज़र उस लड़की को देखता है जो अब भी बेहोशी की हालत में थी। उसे देखकर अपने होठों पर बुरी तरह से सहलाते हुए कहता है, वैसे कहना पड़ेगा, न जाने तुझ में ऐसी क्या बात है कि तेरे करीब आकर खुद पर से कंट्रोल खोने लगता हूँ। बेशक इसकी इजाज़त नहीं मुझे कि तेरे करीब आ सकूं, पर तुझे देखकर सब कुछ भूलने सा लगता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी वहां से बाहर चला गया और इसके साथ ही बाहर से गेट बंद कर दिया। अपनी मनमानी उस लड़की पर थोप कर एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसकी बेहोशी का फायदा उठाया और न जाने कितनी बार हैवानियत के निशान उस मासूम पर छोड़े। बिहान अपने ऑफिस से निकल सीधा हॉस्पिटल के रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ता है और जल्दी उसकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए अस्पताल के सामने खड़ी थी। बिहान का चेहरा अब भी गुस्से से तिलमिला रहा था और वो हॉस्पिटल के अंदर पूरे एटीट्यूड के साथ घुसता है। उसका ऑरा एक अलग ही रूप दिखा रहा था। वो सीधा उस हॉस्पिटल की लिफ्ट में एंटर करता है और 7th फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ सेकंड के अंदर ही लिफ्ट रुकती है और लिफ्ट का गेट खुलने के साथ बिहान अपने लंबे लंबे कदमों के साथ एक कमरे के बाहर आकर खड़ा होता है। उसका गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा बता रहा था कि वो यहाँ जिस भी वजह से आया है, पर यह बात पक्की थी कि वो अपना गुस्सा उतारने ही आया है। वो एक झटके के साथ कमरे के अंदर घुसता है कि अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी पहले से ही गुस्से भरी आंखों में अंगारे जल उठते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि अभी वो अपने सामने जो इंसान थे उन्हें अपने गुस्से की तपिश में जलाकर राख कर देगा। विहान तेजी से आगे बढ़ता है और अपने लंबे और मजबूत हाथों का सहारा लेकर अपने सामने खड़े इंसान को धक्का देता है, जिस वजह से वो इंसान, जो विहान के इस अचानक हुए धक्के के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सीधा फर्श पर जाकर गिरता है। उसी इंसान को फर्श पर ऐसे गिरे हुए देखकर एक लड़की की आवाज आती है, डॉक्टर पंकज। ये कोई और नहीं, डॉक्टर पंकज थे। और वो उनको आवाज देने वाली लड़की कोई और नहीं, हारिका थी, जिसके सर और शरीर पर कुछ जगह पट्टी करी हुई थी, जिसका मतलब था कि उसे चोटें आई हैं। और अपने सामने डॉक्टर पंकज को ऐसे देख उनकी फिक्र और बयान के लिए बेहिसाब गुस्सा। और बयान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो हारिका की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अभी जान से मार देगा। असल में डॉक्टर पंकज जिस तरह से हारिका की तरफ झुके हुए थे, कोई भी देखता तो यही लगता कि दोनों किस कर रहे हैं। और बयान जो पहले ही हारिका के बारे में हद से ज्यादा अच्छा सोचता था, उसके लिए तो वही सही जो उसने सोचा। बाकी सामने जो कुछ था वो सच था या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो उसका दोस्त मुकुल हो या हरिका। और अभी भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर पंकज नीचे जमीन पर गिरे थे और इस तरह बिहान के अचानक से धक्का देने की वजह से जाहिर सी बात है उनको चोट भी आई होगी। हारिका खुद भी हैरान थी बिहान की इस हरकत को देखकर, और वो बिहान की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, मिस्टर राजावत, ये क्या हरकत है? आपकी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर पंकज के साथ इस तरह की हरकत करने की? आपको किसने हक दिया उनके साथ इस तरह का बिहेवियर रखने का? आप शायद भूल रहे हैं, यह आपका घर या ऑफिस नहीं जहां आपकी हुकूमत चले। यह हॉस्पिटल है और यहाँ इस तरह की हरकत करते आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आरिका ने ये सब बातें काफी गुस्से में कही थी। शरीर पर कितनी जगह चोटों के निशान थे जहाँ पट्टी बंधी थी। उसके बाद भी आरिका का इस तरह से डॉक्टर पंकज के लिए आवाज उठाना बिहान के गुस्से को और भी बढ़ा गया। वो गुस्से से आरिका के दोनों साइड के गालों पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए बोलता है, वेरी बैड बीबी, पति सामने है और दर्द और चिंता अपने आशिक के लिए? बहुत गलत बात है। जानती हो ना हमारे यहाँ इस तरह की औरतों को किस नज़र से देखा जाता है? पति के मरने के बाद भी कोई औरत ऐसी हरकत करे जैसी अभी तुम कर रही हो, हमारे समाज की नज़रों में वो भी गलत है। और तुम तो यहाँ पति के जीते जी इस तरह से कर रही हो। छी, शर्म नहीं आती तुम्हें क्या ये सब करते? और एक बात हमेशा याद रखना, आज और कल भी और हमेशा की मेरे सामने आवाज तेज करने की गलती तो कभी मत करना, क्योंकि मैं हूँ बयान सिंह राजावत और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। बयान की पकड़ हर बीते मिनट के साथ आरिका के गालों पर कसती जा रही थी, जिस वजह से उसे बहुत दर्द भी हो रहा था।
और वहीं अब तक डॉक्टर पंकज भी खुद को संभाल चुके थे और बिहान की ऐसी हरकत हारिका के साथ देख गुस्से से बढ़कर बिहान कहा तारिका पर्स से छुड़ाकर कहते हैं, बंद करो अपनी ये बेहुदापन वाली हरकतें। ये मेरा हॉस्पिटल है, आई बात समझ। इसलिए यहाँ से इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। और खबरदार जो उसे कुछ कहा नहीं तो क्या डॉक्टर? तो क्या? क्या बात है? मानना पड़ेगा। तुम्हें कुछ कहूँ तो उसे गुस्सा आता है और उसे कुछ कहूँ तो तुम्हें। वाह! वैसे आखिर मामला क्या है? हमें भी बताओ कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहाँ पति गलत और आशिक सही नजर आता है। जानते हो ना जो रिश्ता तुम दोनों का है, उसे दुनिया क्या नाम देती है? उसकी बात सुनकर डॉक्टर पंकज गुस्से से कहते हैं। ध्यान ध्यान की बात सुनकर हारिका कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आखिर बिना कहे ही बयान ने उसे वो कहा जो शायद कोई लड़की कभी ना सुनना चाहे। वहीं बयान यही नहीं रुकता और फिर हारिका की तरफ देखकर कहता है, ओह तो यह है तुम्हारा आशिक, इसलिए दोनों को एक दूसरे की इतनी फिक्र है। पर भूलो मत मिस हारिका कि इस वक्त तुम किसी की प्रेमिका नहीं बल्कि मिसिस हारिका बिहान सिंह राजावत हो। बिहान की बात सुनकर हारिका गुस्से में कहती है, झूठी, और वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। हारिका की बात सुनकर बिहान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, झूठी? कौन सी झूठी शादी बेबी? भूलो मत, मंदिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना और उसके बाद तुम जो ये अपने गले में, ये कहकर उसके गले की तरफ इशारा करके मंगलसूत्र की तरफ दिखाते हुए कहता है, बहुत लोगों के सामने तुम्हारी मांग भरी है और ये मंगलसूत्र पहनाया है, इसलिए इस शादी को तुम झूठा नहीं कह सकती। और सबसे बड़ी बात, आज जो इतनी जुबान चल रही है वो मेरी बदौलत। अगर मैंने तुम्हारे पीछे अपने आदमी नहीं लगाए होते तो जानती हो ना क्या होता? आज इसी जगह होती, पर मुर्दा, जिंदा नहीं। इसलिए मेरे साथ तो ज़्यादा बोलना मत। और चलो अभी के अभी, मैं ऐसे किसी जगह अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता जहाँ मेरी बीवी पर लोगों की नजरें हों। यह बोल वो हारिका को एक झटके के साथ उसके बिस्तर से उतार देता है। बिहान की हरकत से हारिका को अपने शरीर में काफ़ी दर्द होता है। पहले ही चोटें लगी थी, उस पर से इस तरह से हारिका को खींचना, उसकी चोटों पर और दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वो अपनी आंखों को मूंद लेती है, पर मुँह से कुछ नहीं कहती, क्योंकि जानती थी उसके सामने जो इंसान है उसे कुछ भी कहने का कोई असर नहीं होने वाला। बिहान हारिका को खींचकर वहां से ले जाने लगता है, बिना इस बात की फिक्र किए कि उसके इस तरह खींचने से हारिका को कितनी परेशानी हो रही थी, कितना दर्द हो रहा था। और बिहान ये सब सोचता भी क्यों, जब वो खुद हारिका को हर हद के पार वाला दर्द देना चाहता था। वहीं हारिका के चेहरे पर दर्द देखकर डॉक्टर पंकज उसकी ओर बढ़ते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आते देख हारिका इशारे से उन्हें वहीं रोक अपने पास न आने का इशारा करती है और बिहान जहाँ ले जा रहा था, जा रही थी वो। वहीं हारिका की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर पंकज को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। आखिर प्यार करते थे हारिका से और अपनी आंखों के सामने अपने प्यार की ऐसी हालत देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाना उनके लिए कैसा महसूस होता है। वो दर्द इस वक्त डॉक्टर पंकज महसूस कर रहे थे, पर अफसोस सिर्फ देख सकते थे, कुछ कर नहीं। उनका गुस्सा बयान पर हर दिन बढ़ता जा रहा था और ये गुस्सा उनको कहाँ तक लेकर जाएगा ये वही जानते थे। कुछ देर में बयान अपनी कार को रोकता है एक घर के आगे। ये घर ना बहुत बड़ा था और ना बहुत छोटा, पर अच्छा था। विहान उसी तरह से हारिका को बेदर्दी के साथ हारिका को खींचकर कार से बाहर लाता है और उसी तरफ खींचते हुए घर के अंदर लेकर जाता है और फिर एक कमरे के अंदर लाकर उसका हाथ एक झटके के साथ छोड़ देता है, जिस वजह से हारिका सीधा वहां लगे सोफे पर गिरती है। दर्द बेहिसाब था, पर आवाज अभी कंट्रोल। वहीं हारिका को झटकने के बाद बयान बाथरूम में जाकर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोता है, मानो किसी बहुत गंदी चीज को छू लिया हो। कुछ देर बाद वो बाहर आता है और बाहर आते ही उसकी नजरें जो देखती हैं वो देख उसकी आंखों में कुछ आकर गया। उसकी आंखों में कुछ हरकत हुई और वो कहता है, काकी, आप यहाँ और इसके पास क्या कर रही हैं? हुआ क्या है इसे? बयान की बात सुनकर वो महिला जो करीब 60 साल की उम्र की थी बयान से कहती है, बयान बाबा, लगता है मैडम बेहोश हो गई। काकी के मुंह से हारिका के लिए मैडम सुनकर बयान गुस्से से अपनी आंखों को बंद करके खोलता है, मानो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो हारिका की वजह से काकी पर नहीं उतारना चाहता था। फिर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, काकी, ये कोई मैडम नहीं है और कुछ दिन इस घर में रहेंगी और आप इसे एक नौकरानी ही समझिए, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं। ये सब बोलते हुए बयान गुस्से से हारिका की तरफ देख रहा था।
जो इस वक्त बेहोश थी, और फिर कहता है, बेहोश हुई है, मर नहीं गई, और मर भी गई तो अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके मरने से किसी को दुख होने वाला है। और फिर कहता है, शायद रात को ना भी आऊं, पर इस पर नजर रखना, बहुत चालाक है ये लड़की, इसकी मासूमियत पर मत जाना। यह कहकर भियान वहां से चला गया, और काकी भी। कुछ वक्त बाद उनके हाथों में एक पानी का भरा कटोरा था, जिसे लेकर वो हारिका के पास बैठकर उसका चेहरा साफ करती हैं और उनकी चोटों पर दवा लगाती है, और एक नज़र देख वहां से चली जाती है। उनको नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, पर भियान का गुस्सा देखकर इतना तो समझ गई थी कि भियान इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इधर भियान के घर सब परेशान थे, और बार बार मीरा का कॉल आता देख भियान फोन उठाकर मीरा से कहता है, जितनी चिंता उसकी है कभी अपने भाई की तो नहीं की। फिर भी बता देता हूँ, वो बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, इसलिए परेशान मत होना। और माँ को भी कह देना, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ तो उसे साथ लेकर आया हूँ, तो शायद कुछ दिन घर ना आऊँ। और तुम्हारी भाभी का ऐसे ध्यान रखूंगा जितना कभी किसी ने उसका नहीं रखा होगा। यह कह बिना मीरा की कोई बात सुने फोन कट कर देता है, और अपने टेबल पर रखी एक तस्वीर को अपने हाथों में उठाकर कहता है, कहाँ हो तुम? आई मिस यू यार, एंड आई लव यू। जिसकी भी वजह से तुम मुझसे दूर हो, उन सबको मैं उनकी खुशियों से, उनके अपनों से इतना दूर कर दूंगा कि तड़पेंगे करीब जाने के लिए, पर बदले में सिर्फ दर्द मिलेगा। ये तुम्हारे बयान का वादा है। तुम्हारा भाई कहता है कि जब तुम्हें यह सब पता चलेगा तो तुम मुझसे नाराज होगी, पर मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। फिर अभी क्यों हो? आ जाओ ना, बस एक बार आ जाओ, फिर कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। ये सब बातें करते वक्त ये बयान कोई और ही था, जो इमोशनल था। किसी खास के लिए फिक्र थी, किसी खास के लिए एहसास थे, किसी खास के लिए। ये उस बिहार से बिल्कुल अलग था जिसे दुनिया और आरिका जानती थी। यहाँ तक उसके अपने घर वालों ने भी शायद ही कभी इस बयान को देखा होगा, जो इस वक्त वो तस्वीर से बात करते वक्त था। और इस बात से ही पता लगाया जा सकता था कि क्या मायने रखती होगी वो लड़की बयान के लिए, जिसके लिए बयान और उसका दिल ऐसा था मानो मोम। बयान फिर उस तस्वीर को देखकर अपना काम करने लगा, और इसी तरह कुछ दिन बीतने लगे। इस बीच बयान ना आरिका से मिला और ना ही अपने घर गया। वहां जाता तो आरिका के बारे में सब पूछते, और जवाब वो देना नहीं चाहता था। इस बीच काकी ने आरिका को अच्छे से ख्याल रखा, जिस वजह से जल्दी उसकी चोटें ठीक होने लगीं। पर आरिका ने नोटिस किया कि काकी उससे ज़्यादा बात नहीं करती, बस काम भर की, और वो समझ गई कि बिहान ने ही मना किया होगा। इस बीच बिहान ने आरिका को किसी से भी फ़ोन पर बात करने की परमिशन नहीं दी थी, और घर का फ़ोन बंद करवा दिया था ताकि आरिका फ़ोन न कर सके। और काकी को भी सख्त हिदायत दी कि आरिका को फ़ोन देने की गलती ना करे, और वो भी बिहान की बात फॉलो कर रही थी। उन्हें आरिका में कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा था, आखिर उम्र हो चली थी और लोगों को पहचानने का तजुर्बा था। पर फिर भी बिहान की बात नहीं काटना चाहती थी। बिहान ने उस वक्त उनकी मदद की थी जब उनके अपनों ने भी उनसे मुंह फेर लिया था, और उनके पति के मरने के बाद उनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया था। उस वक्त बिहान ने ना बस रहने को छत दी, बल्कि काम दिया इस घर की देखभाल का, और उनके बेटों को भी सजा दी कि आज वो लोग दाने दाने को मोहताज थे। बिहान ने उनको सजा दी अपनी माँ की आंखों में आंसू देने की वजह से। किसी के लिए बिहान अच्छा था तो किसी के लिए दरिंदा। और इसी सोच की एक नाव में दो लोग थे, जिनकी सोच बिहान के लिए एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी, और ये दोनों थे काकी और आरिका। बिहान बेशक ना घर जाता ना आरिका से मिलने जाता, पर उस कमरे में जरूर जाता जहाँ उसने उस लड़की को रखा था, और अपने हिसाब से उसे टॉर्चर भी करता। उस लड़की की हालत अब ऐसी थी कि वो बिहान से अपने लिए मौत मांगती, और बिहान उसे वो नहीं दे रहा था। पर इस हद तक कि एक दिन उस लड़की की सांसें रुक गई, और बिहान को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि उस लड़की का इलाज करने आए डॉक्टर को गुस्से से कहा, अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो अगले पल अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा। बिहान की बात सुनकर वो डॉक्टर डर जाता है, और अपने मन में कहता है, ऐसी हालत ही क्यों करते हैं ये, जो इस लड़की की ऐसी हालत हो जाती है। जब मारना ही है तो जिंदा क्यों रखते हैं, और जिंदा रखना है तो इतना दर्द ही क्यों देते हैं। पर ये सब बात अपने मन तक रखते हैं, क्योंकि सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। विहान वहां से चला जाता है, और डॉक्टर उस कमरे में ही उस लड़की का इलाज करने लगता है। दिन बीत रहे थे, सबकी जिंदगी सामान्य तरह से बीत रही थी, पर नहीं तो आरिका की।
विहान उसे अपने घर ले आया था, क्योंकि बार बार घर वालों का आरिका के बारे में सवाल करने पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। आखिर झूठ कहे भी तो कितना, और अपनी माँ के आगे वो ज्यादा झूठ कह नहीं पाता था। इसलिए वो आरिका को घर पर लेकर तो आया, पर सख्त हिदायत भी दी कि वो उसके परिवार वालों से दूर रहेगी और झूठा अपनापन दिखाने का नाटक नहीं करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आरिका इस घर से हमेशा के जाने के बाद किसी को दुख हो। तो जब ज़्यादा अटैचमेंट ही नहीं होगी तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, और सब भूल भी जाएंगे कि कोई आरिका भी थी। आरिका भी बिहान के परिवार से ज़्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन उसे ये घर और सबको छोड़कर यहाँ से जाना है। यहाँ आने का मकसद एक ही था, और जिस दिन ये मकसद पूरा हुआ उस दिन वो सबसे दूर चली जाएगी। दोनों ने सोच तो सब लिया था, पर आगे सब उनकी सोच के हिसाब से होता तब ना। इधर एक कमरे में एक लेडी डॉक्टर थी, और वो एक लड़की को चेक कर रही थी जो इस वक्त बेहोश थी, और उसको चेक करते हुए वहाँ उसके सामने खड़े आदमी से कहती है, सी इज़ प्रेग्नेंट। उस डॉक्टर की बात सुनकर भी उस आदमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और वो एक ही बात कहता है, एबॉर्शन। उस आदमी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उस लड़की का तीसरी बार अबॉर्शन होता। इस आदमी ने पहले भी 2 बार ऐसा किया था, जिस वजह से उस लड़की की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, और डॉक्टर ने इस पर उस आदमी से कहा था कि ध्यान रखें। ऐसे में उस लड़की की तबीयत ज़्यादा बिगड़ भी सकती थी, पर फिर भी उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना डॉक्टर की बात मानी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो लड़की तीसरी बार प्रेग्नेंट थी, पर शायद इस बात का उसे अभी पता नहीं था, और जो बच्चा अभी उसकी कोख के अंदर था उसे बाहर आने से पहले मारने का फरमान सुना दिया गया था। उस आदमी की बात सुनकर डॉक्टर को बहुत बुरा लगता है उस लड़की के लिए, और इस बात का अफसोस भी कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उस आदमी ने उसको धमकी दे रखी थी कि कभी उसके खिलाफ गई तो उनके बच्चों को मार देगा, और जो इंसान अपने होने वाले बच्चे को मारने से पीछे नहीं हटा, उसे दूसरों के बच्चे की कैसी परवाह। इसलिए उस डॉक्टर को वो काम करना पड़ रहा था जिसकी गवाही उसका दिल भी नहीं दे रहा था, पर अपने बच्चों की जान की सलामती के लिए हर बार गलत का साथ देना पड़ रहा था। वो डॉक्टर फिर भी एक बार हिम्मत करके उस आदमी से कहती है, ये बहुत कमज़ोर है, और मैंने आपसे कहा था कि ख्याल रखें। अगर आप मेरी बात मानते तो ये हर बार अबॉर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इनके शरीर पर गलत असर पड़ रहा है, और मुझे डर है कि इस तरह बार बार अबॉर्शन की वजह से आगे चलकर इन्हें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी जान पर भी बात बन सकती है। इस वक्त एक लड़की अंदर से कमज़ोर होती है, और बार 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 को वो सहन नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चा आपका ही है, तो फिर मारना ही क्यों? क्योंकि मैं इस बच्चे को नहीं चाहता। उस डॉक्टर की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से कहता है, और फिर आगे कहता है, जो करना है करो, पर जो कहा वो करो, और नहीं तो अपने घर पर अपने बच्चों का मातम मनाने के लिए तैयार रहो। उस डॉक्टर को अब उस आदमी की बात सुनकर डर लगा, तो वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, जैसा तुम कह रहे हो जाएगा, पर इस बार काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज नहीं हो पाएगा, पर कल मैं सब अरेंजमेंट करके आऊँगी। बस एक दिन का वक्त दे दो, मैं सब कर दूँगी। सच में? उस डॉक्टर की बात सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है दिया, अब जाओ और तैयारी करके आना, पर कोई होशियारी नहीं। वो डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाकर कहती है, जी, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर जाने को होती है, पर एक बार पलटकर उस लड़की को अपनी बेबस नज़रों से देखती है, जो अभी हर बात से अनजान बेहोश पड़ी थी। उस लड़की को ऐसे देखकर उस डॉक्टर की आंखों में भी नमी आ गई, जिसे उसने सफाई से उस आदमी से छुपा लिया, और वहां से बाहर आ गई। उस डॉक्टर के जाने के बाद वो आदमी उस लड़की को देखकर कहता है, तेरे साथ बच्चा नहीं पैदा करना मुझे, बल्कि तेरे जरिए किसी को हराना है। किसी ने उसे तड़पाने के लिए तुझे अगवा करवाया, और मैंने तुझे अपना मोहरा बनाया, ताकि वक्त आने पर सबको हरा सकूं। बस तेरी खूबसूरती पर यह दिल फिसल गया, लेकिन यह भी सच है, जब उसके सामने तुझे मारूंगा तो इस दिल को खुशी भी होगी और दुख भी। आखिर इन दिनों मेरी जरूरत को पूरा करने का जरिया जो तू बनी। और यह बोलकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बहुत जल्द दोनों होंगे आमने सामने, पर मजबूरी है कि तू चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकेगी, और वो तेरी हकीकत जान तुझे अपनाएगा नहीं, और दोनों की तड़प मेरी खुशी बनेगी। वो आदमी भी उस कमरे से निकल जाता है। इधर आरिका हर तरह से कोशिश कर रही थी अपनी बहन को तलाश करने की, पर हर जगह से नाकामयाबी ही हाथ आ रही थी, जिस वजह से वो अब टूटने लगी थी। इधर वो इन सब बातों से परेशान थी
कि आधी रात को उसका फ़ोन बजता है और जब फ़ोन पर वो बात करती है तो दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि फ़ोन उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा और हारिका को तो मानो कोई होश ही नहीं। वो किस हालत में थी ये भी होश नहीं। बस फ़ोन पर बात करने के बाद बदहवास सी हालत में कमरे से निकल गई। इस वक्त जिस हालत में थी उसी तरह अपने कमरे से भागी। ये तक नहीं देखा कि पैरों में चप्पल है भी या नहीं। बस उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। वो घर से बाहर आती है। आधी रात का वक्त था तो घर में सब लोग सो रहे थे इस वक्त, इसलिए किसी को आरिका के घर से बाहर निकलने का पता नहीं चला। वहीं आरिका एक नज़र इधर उधर देखती है जैसे कुछ ढूंढ रही है और वो तलाश जब पूरी नहीं होती तो उसके दिमाग में कुछ आता है और बदहवासी हालत में वो फिर से घर के अंदर वापस आकर एक टेबल के पास आकर रुकती है और वहाँ कुछ खोजने लगती है। जल्दी उसे वो चीज़ भी मिल जाती है। ये चाबी थी जो उस घर की कार की थी। हारिका वो चाबी उठाती है और जल्दी से वहां से कार निकाल कर बैठ कर निकल जाती है। हारिका पूरी स्पीड से कार चला रही थी। ऐसा लग रहा था उसे कहीं पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उसके चेहरे पर परेशानी, डर और घबराहट हर तरह के भाव उसके चेहरे पर आ रहे थे। कुछ ही देर में उसकी कार अस्पताल के बाहर आकर रुकती है और फिर वह जल्दी से कार से उतर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। उसके कदमों की रफ्तार इस वक्त बहुत तेज थी। हारिका बहुत ज़्यादा परेशान थी किसी बात को लेकर। अपने चेहरे पर घबराहट लिए वो उस अस्पताल के ही एक कमरे के बाहर आकर रुकती है और जल्दी से गेट खोलकर अंदर जाती है। वहाँ वह जो देखती है वह देखकर घबरा जाती है और उसके मुंह से एक चीख निकलती है। आरव! यह कोई और नहीं आरव था, हारिका का भाई आरव, जो इस वक्त कोमा में था और पूरे 7 महीनों से इसी अस्पताल में था। हारिका की आवाज़ सुनकर डॉक्टर पंकज जो इस वक्त आरव का इलाज कर रहे थे वो पलट कर देखते हैं और अपने सामने हारिका को इस हालत में देखते हैं जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही था। वो जानते थे कि हारिका बेहद स्ट्रांग थी पर अपने परिवार के मामले में वो अक्सर ही इमोशनल हो जाया करती थी और बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे हारिका बहुत कमज़ोर भी पड़ने लगी, टूटने लगी थी। पर फिर किसी तरह खुद में हिम्मत भरते हुए खड़ा किया था उसने आरब के लिए। और आज उसके भाई की ऐसी हालत, दरअसल आरब के ऊपर उसके उस कोमा की हालत में भी किसी ने अटैक किया था। आरब के शरीर पर कितनी जगह कट के निशान थे जो इस बात का सबूत थे कि आरब को कोई गहरी चोट देना चाहता था पर जान से मारना नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो आरब जिस हालत में इस वक्त था मारना आसान था। पर इस सब के पीछे उस इंसान का कुछ और ही मकसद था, या यह कहें कि हारिका को डराने के लिए ये सब किया गया था। हारिका जल्दी से वहां आती है जहां अरब अभी उसी हालत में था तो वो गुस्से में कहती है, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी मेरे भाई पर इस तरह से हमला किया गया। आखिर क्या फ़ायदा है ऐसी सिक्योरिटी का? और आप लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा भाई अकेला नहीं रहेगा, कोई ना कोई एनी टाइम उसके साथ रहेगा। फिर क्यों नहीं मानी गई मेरी बात, बोलिए। और जो नर्स रहती है यहाँ, कहाँ है वो? मुझे अभी बात करनी है। मैंने कहा था मेरे लिए मेरा भाई बहुत ज़रूरी है। दूसरों के लिए पेशेंट होगा पर मेरा परिवार है। फिर भी एक इंसान के साथ इतनी लापरवाही कैसे हुई? बुलाइए उस नर्स को। हारिका बहुत गुस्से में और चिल्लाकर कहती है, जिस पर एक लड़की आगे आते हुए कहती है, सॉरी मैम, पर सच में मैं पूरा टाइम इनके साथ रहती हूँ। बस कुछ वक्त पहले बाथरूम गई थी और किसी ने बाहर से गेट लॉक कर दिया। मैंने बहुत आवाज़ें लगाईं पर इस कमरे में मेरे और पेशेंट के अलावा कोई भी नहीं रहता, इसलिए शायद कोई सुना नहीं और फ़ोन भी नहीं था पास। सॉरी मैम, पर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आप भी जानती हैं कि इतने महीनों से मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती आई हूँ और आज भी कर रही थी, पर किसी ने बाहर से गेट लॉक कर दिया। इसका मतलब कि कोई जानबूझकर मुझे अंदर बंद किया और फिर ये सब। उस लड़की की आंखों में सच्चाई थी और वो सही कह रही थी। आरब जब से कोमा में था यह लड़की उसकी पूरी देखभाल करती आई थी। आज तक कभी कोई गलती नहीं और आज जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। डॉक्टर पंकज कहते हैं, शांत हो जाओ हारिका, आरब अभी ठीक है और ये सही कह रही है। किसी ने ये सब जानबूझकर ही किया है। अच्छा आओ तुम, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फिर उस लड़की की तरफ देखकर, मैंने सब अच्छे से कर दिया है, अभी एक इंजेक्शन है, यहाँ से 10 मिनट बाद दे देना और ध्यान रखना अपना भी और पेशेंट का भी। हम आते हैं। यह कह वो उस लड़की को एक नज़र देख हारिका की ओर कुछ इशारा करता है और आगे बढ़ जाता है तो हारिका भी डॉक्टर के पीछे चली जाती है। दोनों इस वक्त एक केबिन में थे
जो डॉक्टर पंकज का ही था। डॉक्टर पंकज आरिका को पानी पीने के लिए देते हैं, जो पीने से वो मना कर देती है, पर डॉक्टर पंकज उसके होंठों से पानी का गिलास लगाते हुए कहते हैं, रिलैक्स, सब ठीक है, और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़। गुड न्यूज़? डॉक्टर पंकज की बात सुनकर आरिका ये शब्द दोहराती है और सवाल करती है। उससे पहले डॉक्टर पंकज कहते हैं, हाँ, और वो ये है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे आरब ने रिस्पॉन्स किया, और जानती हो ना कि इन 7 महीनों में अरब की तरफ से कुछ हरकत नहीं की गई थी, पर आज हुई, और इसका मतलब है कि जल्द अरब कोमा से बाहर आ जाएगा। और इस हरकत का एक और मतलब है कि कोमा में रहने के बाद भी कुछ उसके दिमाग ने काम किया जो हमारे लिए अच्छी खबर है। बस ये बात अभी किसी को नहीं बतानी। मेरा भाई, मेरा अरब ठीक हो रहा है। आरिका खुश थी इस बात से, और नम आंखों से सवाल करती है, जिस पर डॉक्टर पंकज आरिका से कहते हैं, हाँ, पर हम सबको मिलकर पहले से ज़्यादा हमें अब ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है यह अटैक बेशक आरब पर हुआ है, पर इसके पीछे मकसद आरब को मारना नहीं बल्कि उसे चोट देकर तुम्हें डराना था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। और अब हम सबको पहले से ज़्यादा केयरफुली रहना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ इतनी दूर आकर अब टूट नहीं सकती, क्योंकि ना अरब और ना मुझे तुम ऐसे पसंद हो। तो जब उसे होश आएगा और तुम्हें ऐसे देखेगा, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तुम्हें ऐसे देखकर कभी नहीं। हम सब तुम्हें हमेशा स्ट्रांग देखना चाहते हैं। आई बात समझ? और ये बोलते हुए उन्होंने अपने होंठ आरिका के फोrehead पर रख दिए, और इस एहसास से आरिका की आंखें बंद हो गईं। आरिका अपने घर जा चुकी थी, और वो इस वक्त कमरे में थी। बिहान की माँ के कहने पर उसे मजबूरी में ही सही, पर बिहान के साथ उसके कमरे में रहना पड़ा। पर दोनों के बीच अभी सिर्फ गुस्सा था, बेइंतहा वाला गुस्सा। लेकिन इस वक्त ध्यान अपने कमरे में नहीं था। ऑफिस के किसी जरूरी काम की वजह से वो शहर से बाहर गया था। आरिका कमरे में आकर गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ बिहान सिंह राजावत, आज जो मेरे भाई के साथ हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे दर्द देना चाहे, और तुम मेरे अपनों को तकलीफ पहुंचाकर मुझे दर्द देना चाहते हो ना, पर यह तुमने ठीक नहीं किया। बात हमारे बीच थी तो हम दोनों के बीच ही रहना था, परिवार को बीच में नहीं लाना था, और मेरा भाई ही मेरा परिवार है, और उसको चोट पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। एक बार तो सोचते कि जिसको तकलीफ दी वो बेचारा किस हालत में है। कभी नहीं सोचा था कि बिहार सिंह राजावत पीछे से वार करने वाला होगा। चाहूं तो कभी तुम्हारी इस हरकत का जवाब दे सकती हूँ, तुम्हारे किसी अपने को चोट पहुंचाकर, और तब तुम्हें शायद मेरे दर्द का एहसास हो, समझ आए कि बात अपनों पर आए तो कैसा लगता है। पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे इस परिवार ने मुझे भी प्यार और अपनापन दिया है, जो एक एहसास ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें तुम्हारे किए का सजा नहीं मिलेगी। मिलेगी, और जरूर मिलेगी। बस तुम कल का धमाका सुनने के लिए तैयार रहना। तुमने मुझे एक कमजोर लड़की समझने की गलती कर दी, और अब मैं बहुत जल्दी अपनी बहन का पता लगाकर बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम्हारी इस धोखेबाज दुनिया से बहुत दूर। ये सब कहते हुए आरिका के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था, जो इस बात का था कि अब वो कुछ बड़ा करने वाली है, जो शायद बयान के लिए ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब उसने जो जंग शुरू की है उसे जीतने के लिए उसने अपना एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। आरिका अपने फ़ोन से अजय को फ़ोन करती है और कहती है, मैं तुम्हारे फ़ोन पर कुछ भेज रही हूँ, उसका यूज़ जैसे भी करना है करो, पर कल की हर खबर में एक तूफान होना चाहिए, और जिसके ऊपर लिखा होगा बिहार सिंह राजावत की बर्बादी। अजय कहता है, पर कमांडर, ये सब तो हम सही टाइम पर करने वाले थे, फिर अभी? जिस पर आरिका कहती है, सही टाइम आने का इंतजार नहीं किया जाता अजय, बल्कि सही टाइम लाया जाता है। और अब बिहार सिंह राजावत को भी पता चलना चाहिए ना कि जब दुश्मन वार करता है तो कैसे करता है। उसने हमें कमजोर समझ लिया, और अब उसे पता चलेगा कि कमजोर इंसान का वार। मुझे अब कोई सवाल नहीं सुनना, बस जो कहा वो करो। अजय समझ जाता है कि आरिका अब कुछ नहीं सुनने वाली, और जो चाहती है वो करके मानेगी। इसलिए अजय कहता है, ओके, मैं भी काम पर लगता हूँ, और कल की सुबह बिहार राजावत की बर्बादी का तूफान लेकर आएगी। अजय फोन रख देता है, और आरिका कहती है, अब सब होगा, और ऐसे होगा कि फिर सब शांत होगा। और अब मुझे अपनी अविका दी को खोजना है, और उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उनका एक तो सुराग मिले कि वो कहाँ हैं। लेकिन बहुत जल्द मैं आपको खोज निकालूंगा दी। बयान के खिलाफ हारिका ने अपना बार कर दिया था। अब देखना यह था
कि इस बार से बिहान कैसे निपटेगा। अगली सुबह मीरा हमेशा की तरह उठकर अपना फ़ोन चेक करती है, तो उसके सामने जो खबर आती है उसे देखकर मीरा हैरान रह जाती है। वो अपने फ़ोन पर और जगह कुछ देखने लगती है। हर तरफ एक ही खबर। मीरा हैरान परेशान थी और जल्दी से अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ वो नहीं थी। फिर वो हॉल में जाती है, जहाँ दादी माँ और उसकी माँ बैठकर बातें कर रहे थे। साथ में बुआ जी भी थी। मीरा उसी परेशान हालत में उनके पास आती है, जिसे देखकर बुआ जी कहती हैं, क्या बात है मीरा, इतना क्यों परेशान हो? अभी तो तुम ससुराल गई भी नहीं और परेशानी अभी से चेहरे पर नजर आने लगी। वैसे 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर? बुआ जी अपनी बात कह मीरा की तरफ देखकर हंस देती हैं, जिस पर दादी जी उन्हें आंख दिखाकर कहती हैं, बिना बात की बातें सही नहीं। फिर बहुत प्यार से मीरा से पूछती हैं, क्या बात है मीरा बच्चे, इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात है, कहिए। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी या कोई और बात है, हमें बताओ। कुछ हुआ है क्या? मीरा दादी माँ की बात सुनकर हॉल में लगा टीवी ऑन करती है, तो वहाँ भी वही खबर और वहाँ की हेडलाइंस थी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, बिजनेस के बेताज बादशाह और राज करने वाले बिहान सिंह राजावत का एक वीडियो, जिसमें वो खुलेआम किसी आदमी को मार रहे हैं, हाथ में गन, और सामने खड़ा इंसान अपने हाथ जोड़कर अपनी जान की सलामती की भीख मांग रहा था। पर बिहान की आंखों में सिर्फ गुस्सा, और अगले ही सेकंड बंदूक की गोली उस आदमी के सर के आर पार। क्या पैसों से कोई किसी का भी खून कर सकता है? क्या पैसों के आगे जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई भी अमीर इंसान उसे जब मन चाहे जान से मार सकता है? यह कैसा है सिस्टम, जहाँ पैसों से जिंदगी से सस्ती मौत हो गई? कैसे मिलेगा उस इंसान को इंसाफ? कैसे होगी उसकी जान की भरपाई? इस तरह की अनेकों खबर सारे टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी, और ये न्यूज़ अब आग की तरह फैल रही थी। पर बिहान की तरफ से अब तक कोई भी खबर नहीं आई थी। इसलिए अब बिहान को सबकी नज़रों में अपराधी माना जा रहा था, क्योंकि इसमें बिहान का चेहरा साफ नजर आ रहा था। टीवी पर चल रही ये सब बातें देखकर घर वाले परेशान हो गए, और बिहान की माँ कहती हैं, नहीं नहीं, मेरा बिहान गलत नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं, बिल्कुल नहीं, सब झूठ है, कोई फंसा रहा है। अपनी भाभी की बात सुनकर बुआ जी कहती हैं, भाभी आप कह सकती हो झूठ है, चलो एक बार को हम भी कह सकते हैं कि झूठ है, पर जो सामने है वो कैसे झूठ होगा? चेहरा नहीं देखा क्या आपने? तो फिर किस किस को समझाएंगी कि ये झूठ है? झूठ झूठ बोलने से झूठ थोड़ी ना बन जाएगा। आरिका ने बिहान के खिलाफ बार कर दिया था। अब देखना यह था कि बिहान इस बार का क्या जवाब देता है। इस खबर को करीब 3 दिन बीत चुके थे, पर इस बीच न बिहान ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दी और न ही मीडिया के सामने किसी तरह का कॉन्फ्रेंस करने की। बल्कि बिहान इन 3 दिनों से ऐसे गायब था कि उसकी कोई खबर ही नहीं। घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान थे। सबने अपनी तरफ से बिहान से हर तरीके से कांटेक्ट करके देख लिया, पर कोई फायदा नहीं। ना उसका फ़ोन लग रहा था और ना मुकुल का। मुकुल रहता तो बिहान की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती, पर ये दोनों ही 3 दिनों से गायब थे, और बिहान की खबर हर बीतते दिनों के साथ आग पकड़ रही थी। और बिहान का सामने ना आना और अपनी तरफ से कोई सफाई ना देना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ये खबर सच है। बिहान के खिलाफ अब आवाजें उठने लगीं और बातें बनने लगी। कुछ तो बिहान के घर के बाहर तक आ गए, पर बिहान कोई नॉर्मल या छोटा मोटा इंसान तो था नहीं कि कोई भी मुंह उठा उसके घर तक आ जाए। बिहान के घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई बिना परमिशन परिंदा भी नहीं आ सकता था। सब लोग परेशान थे। पहले बिहान की उस वायरल उस आदमी को मारने वाली वीडियो, और अब बिहान की कोई खबर न मिलना। वहीं दूसरी तरफ हारिका खुश थी, पर वो इस खुशी में झूम नहीं रही थी, क्योंकि जानती थी कि यह शांति आगे आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही थी। क्योंकि जानती थी कि बिहान उन लोगों में से नहीं कि डरकर चुप बैठे। वो चुप है मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है, और हारिका उसके लिए खुद को तैयार कर रही थी। और उसके साथ ही उसे इस घर में रहते हुए एक बात और पता चली कि इस घर के नीचे भी कुछ है, कुछ सीक्रेट, जो शायद बाकी घर वालों से छुपा हुआ है। हारिका ने सोच लिया था कि वो उस सीक्रेट जगह का सीक्रेट पता करके रहेगी, और उसके लिए ज़रूरी था सबको उस घर से कुछ वक्त के लिए दूर रखना, क्योंकि सबके रहते ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए हारिका को सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि सारे घर वाले यहाँ से कुछ वक्त के लिए चले जाएं। हारिका ने जल्दी इसके लिए कुछ सोचा, और शाम के वक्त बिहान की माँ के कमरे के बाहर खड़ी होकर एक गहरी सांस भरती है और फिर अंदर जाती है। आज वो पहली बार उनके कमरे में गई थी, जो काफ़ी सुंदर था। हारिका एक नज़र उस कमरे की तरफ देखती है,
पर उसे कहीं भी बिहान की माँ नज़र नहीं आती, जिस वजह से वो खुद से कहती है, ये कहाँ गई, अब कैसे होगा। ये सब बोल वो जल्दी से पलटकर जाने को हुई कि रिद्धिमा से टकरा गई। रिद्धिमा और हारिका आमने सामने खड़ी थी और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। रिद्धिमा हारिका की तरफ देखकर कहती है, तुम यहाँ मामी जी के कमरे में, मैं पूछ सकती हूँ कि क्या कर रही हो, वो भी उनकी गैर हाजिरी में। हारिका को रिद्धिमा और उसकी बातें पहले दिन से पसंद नहीं थी, पर बोलती नहीं थी उसको कुछ, चुप ही रहती, क्योंकि वो रिद्धिमा को किसी तरह का कचरा ही समझती थी। पर अभी वैसे भी उसका मूड ठीक नहीं था, और ऐसे में रिद्धिमा का इस तरह का सवाल करना हारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब वो उन लड़कियों में से नहीं थी कि कोई भी कुछ कहे और चुपचाप सुन ले। अब तक सुनती आई, उसके पीछे भी वजह थी, पर शायद रिद्धिमा अभी तक हारिका को ठीक से जान नहीं पाई थी, और हारिका का चुप रहना उसके हिसाब से कमज़ोर होने की निशानी थी, और वहीं वो हारिका को भी समझती थी। इसलिए जब मनु से कुछ भी कह देती, आखिर थी भी बड़े घराने की बिगड़ी हुई लड़की। रिद्धिमा अपनी बात कह सकवारी नजरों से हारिका की ओर देख रही थी, मानो चोरी की हो उसने, और रिद्धिमा की इन नज़रों को हारिका बहुत अच्छे से समझ गई। इसलिए वो भी रिद्धिमा के उस सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अगर मैं यह कहूँ कि सेम यही सवाल मेरा भी आपसे, क्या आप इस तरह से मेरी सास पर हारिका ने जोर दिया था, जो यह बताने के लिए काफ़ी था कि उसका रिश्ता क्या था। वहीं हारिका कहती है, आप मेरी सास के कमरे में क्या करने आई हैं, वो भी उनकी गैर हाजिरी में। और रही बात आपकी इन नज़रों की, कि जिनमें मुझे अपने लिए कुछ नज़र आ रहा है, जो आप कह नहीं रही पर समझ रही हैं, तो बता दूं आपको कि इस घर के लोग और इस घर की हर चीज़ पर मेरा पूरा हक है, क्योंकि मैं इस घर के बेटे बिहान सिंह राजावत की वाइफ हूँ, तो उस हिसाब से सब कुछ मेरा है। तो मुझे कहीं भी आने जाने के लिए ना किसी से पूछने और ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। हारिका ने जाने अनजाने ही रिद्धिमा को जवाब देने के लिए आज पहली बार खुद के नाम के आगे बिहान सिंह राजावत का नाम लगाया था, और माना था कि उसका रिश्ता क्या है इस घर और यहाँ के लोगों से। वहीं रिद्धिमा उसकी बात सुनकर गुस्से से भर जाती है, क्योंकि इतनी समझदार तो वो भी थी कि हारिका की बातों का मतलब साफ तरीके से समझ सकती थी, जो हारिका के कहने के पीछे मतलब था। यह कि हारिका ही इस घर का सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं। रिद्धिमा गुस्से से भर जाती है और हारिका की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, तुम। रिद्धिमा की उंगली को अपनी तरफ देखकर हारिका को गुस्सा आता है, और वो अपनी एक उंगली की मदद से रिद्धिमा की उसकी तरफ की गई उंगली को नीचे करते हुए कहती है, इससे ज़्यादा ना हिलाएं, वरना कल को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम? रिद्धिमा ये सब दोहराती है, और हारिका की यह बात सुनकर रिद्धिमा कंफ्यूज हो जाती है। रिद्धिमा को ऐसे देखकर हारिका हंसते हुए कहती है, मतलब ऊपर से ही समझदार हो आप, पर अंदर से पूरी बेवकूफ़। मेरे कहने का मतलब था कि अभी अगर मैंने आपकी उंगली तोड़ दी तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही ना। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अब आप यहाँ से निकलोगे, कि जो मैंने कहा वो करके दिखाऊं? बताई इसलिए ताकि ये ना कहो कि हारिका ने कुछ बताया नहीं। नाजुक सी हो, प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकती है। फिर गुस्से से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, आई बात समझ? आगे की कहानी